हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस। जहाँ से हमने कल पढ़ा था उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने बताया था आपको, ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने पढ़ा था कल यहाँ तक कि रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मैंने इनके बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रिवी काउंसिल के बारे में देखिए क्या दिया गया इनके बारे में। प्रिवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल क्षेत्र अधिकारी उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। मेरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार कब समाप्त हुआ। तो 1949 द्वारा समाप्त किया गया है। फिर उसके बाद में आगे है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर। फिर है हमारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड के सम्राट ने स्थापित किया था। फिर परिणाम स्वरूप सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यह एक अभिलेख न्यायालय था और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, ली मास्टर और जॉन हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक दीवानी न्यायाधिकरण आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसी में दिया गया संबंधित तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई के निर्णीत करने का अधिकार दिया गया था। उसे रेंटेज जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। वैसे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को की गई। सर मैरिस ग्वायर को संघीय न्यायाधीश का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये चीज़ दिया गया है हमारे इसमें। चलिए आज हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। इधर कल हम आधा पढ़े थे, तो आज है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो किस सरकार को? कलकत्ता की सरकार को। फिर क्या है, किस एक्ट के ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने 1781 में। फिर पीस इंडिया एक्ट ये कब लागू हुआ था? 1784 में। तो किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। तो किस एक्ट द्वारा? पीस इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में लागू किया गया था। जो पीस इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था।
वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री। तो जिसके नाम पर रखा गया था इस एक्ट का नाम, वो प्रधानमंत्री थे उस समय। फिर है नोट, इसमें नोट में दिया गया है विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, यानी नवयुवक थे। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। फिर हमारा कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6 सदस्य थे। फिर है इसमें भी नोट में दिया गया है नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। फिर हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को नाम दिया गया था द्वैध शासन व्यवस्था। फिर है गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, अब किसके द्वारा? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा की जाती थी। फिर है किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो किस एक्ट द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। फिर है व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा निरीक्षण किया जाता था। फिर है गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? तो 4 से 3 कर दी गई थी। फिर है 1786 का एक्ट, 1786 में जो एक्ट था उसका देखिए, किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा, यानी अपने परिषद के बहुमत के बावजूद। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति, तो 1786 के एक्ट में। फिर 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? तो कॉर्नवालिस की। फिर है 1793 का चार्टर एक्ट, तो सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 के ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। फिर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने वाले की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई थी? तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। फिर है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो किस नगर निगम की व्यवस्था की गई थी? मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई। फिर है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की सत्ता का दावा किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। फिर है इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो कितने किया गया? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, यानी प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। चलिए ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा डेली करके ऐसे पढ़ेंगे। हमारा ये भी पेज खत्म हुआ, समाप्त हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।